राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और अपने घर में इस समय पढ़ रहे होंगे। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है 12 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 के 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना देरी करे हम आज की मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। बढ़ने से पहले हमारा जो थीम श्लोक है इसको मन में एक बार दोहरा लेंगे। ठीक है, अब बिना देरी करे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट करेंगे और जो भी डिस्कशन होगा वो भी करेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एफ इंटरसेक्ट अ सर्कल एट ए एंड बी। एफ ए जो है वो एफ बी से छोटा है एंड टचेस द सर्कल एट सी। तो एक डायग्राम बना लेते हैं बड़ा सा। अरे यार थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। ओके, अच्छा तो नहीं बनेगा, अरे बेहतरीन। ठीक, ये सर्कल है और एक पॉइंट है एफ बाहर और लाइन आई है, ये मान लेते हैं। एफ ए छोटा है तो ये बी होगा, ये होगा। और एक सी है, सी भी टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो मतलब ये टेंजन हो जाएगी। इसको और पीछे मान लेते हैं। एफ यहाँ पे हो गया, ये सी हो गया, ये टेंजेंट हो गया है ना। ठीक, इतना हमने देख लिया। अब उसने क्या बोला है, अब उसने बोला है कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O सेंटर है। ठीक है, ये O मान लेते हैं। गिवन दैट ACF जो है, ACF मतलब ये वाला ट्राइंगल, ACF जो है ये 50 है, ये वाला जो है ये पूरा जो है ये 50 डिग्री है। ठीक है, और AFC मतलब AFC ये वाला जो है ये 30 डिग्री है। हमें निकालना है AOB, हमें ये निकालना है AOB मतलब ये वाला निकालना है। ठीक है, तो बाकी सब हम निकालते हैं बिना देरी करे, सबको जोड़ लेते हैं। आपको पता है सर्कल से टेंजेंट के ऊपर जो लाइन खींचती है वो 90 डिग्री बनाती है, तो ये जो पूरा है ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, मार्क कर देता हूँ आसानी के लिए। और ठीक है, तो देखो ये 50 है, 30 है, तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि क्या बोलते हैं, तीनों साइड तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 100 हो जाएगा। 100 हो गया ये वाला। अब देखो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो तीनों साइड जो है ये इक्वल होंगी, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये 90 है, ये 50 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 40 होगा। ये 40 है तो ये इसके सामने वाली साइड ये वाली कितनी है, ये भी 40 होगी। क्लियर, ये 40 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। क्लियर, 100 हो गया। अब देखो, अब दूसरा कलर ले लेते हैं समझाने के लिए, ये वाला ले लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है जा रही है, मतलब ये एंगल कितना है, 180 है। इसमें ये 100 है, ये 40 हो गया। ठीक है, तो ये कितना होगा, 100 प्लस 40, 140 माइनस 180, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये 40, अब देखो ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल, तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों 40 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो वही पूछा गया है। क्लियर, तो इस तरह से सॉल्व करना था। ठीक है, इसमें हमने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया। क्या किया कि दो साइड जो हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे इस साइड के सामने ये एंगल है, इस साइड के सामने ये एंगल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये हमने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया। फिर हमने इस्तेमाल किया कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है पूरा जो है वो 180 होता है। ये कितना होता है, 180 होता है, इसका हमने यूज़ किया। और फिर हमने ये यूज़ किया कि रेडियस से टेंजेंट के ऊपर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हमने ये 3 प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ करी। तो इस चीज़ का रखना है आपको ध्यान। ठीक है, किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है डिफरेंस बिटवीन 20 डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 एंड 20% ऑन सर्टेन बिल इज ₹28। तो आपको पता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x + y माइनस XY/100। ये मैंने आपको बहुत बार करवाया है। तो एक डिस्काउंट है 25
और एक डिस्काउंट है 15% और 20% का सक्सेसिव, तो लगा लो सक्सेसिव। 15 + 20 - 15 × 20/100 कट गया 5, 5 से कट गया 3, तो 35 में 3 घटाओ 32 आंसर। तो इनका डिफरेंस जो है वो 28 है। इनका डिफरेंस कितना है, पहले 7 आया, 7% का आंसर क्या है, ₹28। तो 1% का कितना होगा, 1% का 4 रुपये होगा, तो 100% का कितना होगा, 100% का 400 रुपये होगा। बस वही हमें निकालना था। ठीक है, समझ में आया। हमने कुछ इसमें बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वगैरह इस्तेमाल नहीं करी, सिंपल सा ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है, इसको आप याद रखना है। ये हमने लगाया, सक्सेसिव डिस्काउंट निकाला, बोला गया कि डिफरेंस बिटवीन दोनों का डिफरेंस जो है वो 28 दे रखा है, वही हमने 28 लिख दिया रुपये। हमसे पूरा अमाउंट पूछा है, मतलब पूरा 100% की वैल्यू पूछी है, तो वो हमने निकाल ली, तो वो 400 आएगी। क्लियर, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 5, 10, 11। तो मैं एक एक करके सब चीज़ बताता हूँ। 2 से वो नंबर डिविजिबल होगा जिसका लास्ट नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 5 से वो डिविजिबल होगा जिसमें लास्ट में 0 होगा या तो 5 होगा। 10 से मतलब लास्ट में 0 होना चाहिए। ठीक है, 11 का क्या है, सम ऑफ इवन प्लेस के जो डिजिट हैं माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस के डिजिट जो है उनका डिफरेंस जो है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्रॉस कर गया। अब चेक करते हैं, देखो ये तो 2 से ही पास नहीं होगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये 5 से पास नहीं होगा, ये 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, मतलब 11 का बस हमें चेक करना है। तो 11 का फटाफट चेक कर लेते हैं। 5 + 9 14, 14 + 7 21, 21, 8 + 2 10 + 0 10, कितना आया 11। क्या डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार लास्ट वाले को भी क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। 1 + 3 4, 4 + 5 9, ठीक है, 9 + 0, ठीक है, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 - 9 3, क्या डिविजिबल होता है, नहीं होता। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमें चेक करना था। मैंने आपको बोला है, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, 7, 9 और 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट याद कर लो। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन पे। आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो रहने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ द इक्वेशन डैश एंड डैश हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमें 2 लाइन दे रखी है, एक लाइन है ये वाली, ठीक है, और एक लाइन है ये वाली। 2 लाइन दे रखी, बोला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड का मतलब क्या है कि एक के ऊपर दूसरी लाइन है, एक के ऊपर दूसरी लाइन है, तभी वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है। उस केस में एक प्रॉपर्टी हमें देखनी होती है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है दोनों लाइन का, और वो इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई का, और जो कांस्टेंट होता है उससे इक्वल होता है। बस यही चीज़ हमें पता होनी चाहिए, इसी से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक्स का कोफिशिएंट कौन सा है, पहले केस में 2 है, दूसरे केस में 8 है, तो 2/8। ठीक है, बी का क्या है, इसका तो 1 होगा और इसका बी होगा, तो 1/b। और तीसरे का क्या है, a/12। बस लगा लो, 1/4 रेशियो आना चाहिए। तो बी कितना आ जाएगा, बी 4 आ जाएगा, बी आ जाएगा 4, और ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 3। दोनों का सम बोला है, सम ऑफ वैल्यूज, तो 4 + 3 कितना होता है, 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, वैसे ही और बोलता है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जगह बोलता है कि यूनिक सॉल्यूशन है, तब कैसे सॉल्व करते, और या फिर बोल देता कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जगह कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, तब कैसे सॉल्व करते। तो यूनिक सॉल्यूशन उन लाइन का होता है जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि दो एक जगह क्रॉस करे तो एक सॉल्यूशन होगा ना, वही एक सॉल्यूशन है। इस केस में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होता कोफिशिएंट ऑफ वाई के। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नो सॉल्यूशन वो होता है जहां पे लाइंस जो है वो पैरेलल हो रही है, पैरेलल लाइंस है, एक लाइन यहाँ जा रही है, एक लाइन यहाँ जा रही है, तो आपस में ये कहीं मिल ही नहीं रहे ना, कहीं मिलेंगे नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो इस केस में जो फॉर्मूला या फिर जो आप
जो इक्वेशन बनती है वो बनती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होते हैं कोफिशिएंट ऑफ वाई के, बट वो इक्वल नहीं होते कांस्टेंट के। ठीक है, तो ये बेसिक 3 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सॉल्यूशंस। क्लियर, ये 3 के बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जनरली जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन से ही क्वेश्चन बनता है या फिर नो सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनता है, लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग भी पूछ ले तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो बोलता है वो बोलता है हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ₹6,700 अर्न इन 12 months एट 12% इंटरेस्ट पर एनम। 12% इंटरेस्ट पर एनम बोला है, एक साल का 12%, यहाँ महीने की बात की गई है। तो या तो इसको साल में कन्वर्ट कर लो और या तो इसको महीने में कन्वर्ट कर लो। तो हम इसको कर लेते हैं महीने में, इजी रहेगा। 12 महीने का है, मंथ का 12%, तो एक मंथ का कितना होगा, 1% होगा। क्लियर, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था। SI का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, P/R/T/100। बस यही लगा दो भाई, यही लगा दो, सॉल्व कर दो। तो 6,700 पर लगाना है, 13 महीने का, 1% ब्याज है, 100 कट गया, 13 सत्ते और 13 छक्के, तो ये आ गया 871 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, इजी था। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने इसमें लास्ट डिजिट देखा, लेकिन लास्ट डिजिट मैंने देखा कि 1 आ रहा है, तो 1 तो 2 में है, तो 2 तो आंसर हो नहीं सकते, इसलिए मैंने इसको आगे सॉल्व किया। अगर हमारे पास लास्ट डिजिट अलग होते तो मैं यहीं पे इसको सॉल्व पूरा निकालता ही नहीं, लास्ट डिजिट से ही कर देता, है ना। तो ये मैं छोटी छोटी ट्रिक्स जो है मैं यूज़ करता हूँ थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करने में, थोड़ा टाइम को मतलब कि अपना टाइम थोड़ा बढ़ाने में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है tan 4 थीटा tan 6 थीटा इक्वल्स टू 1 है, जहाँ 6 थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री से कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 5 थीटा की वैल्यू निकालनी। तो आपको पता होना चाहिए, है ना, 2 tan की वैल्यू दे रखी है। 2 tan जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1 कब बनेंगे, जब ये दोनों जो हैं ये 90 डिग्री होंगे। फॉर एग्जाम्पल sin 30 को जब हम sin 60 से प्लस करते हैं तब 1 बनता है ना। तो मतलब क्या है, जब इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम जो है ठीक है 90 डिग्री होता है, तब आंसर 1 होता है। नहीं मल्टीप्लाई के केस में, सॉरी मैं सम के बोल रहा हूँ यार, मैं सम क्यों बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी मेरे भाई। मल्टीप्लाई, जब हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तब जो ठीक है, तब जो 30 और 60 है वो 90 डिग्री होने चाहिए। जैसे कि अगर हम cos 60 को cos 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा, है ना। या फिर ऐसे समझ लो cos 45 को cos 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। जब ऐसे एंगल्स जो हैं उनमें हम वैल्यूज़ डाल के हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बनता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, 4 थीटा प्लस 6 थीटा जो है वो 90 डिग्री होने चाहिए। तो इससे थीटा की वैल्यू निकल आएगी, थीटा आ जाएगा 90/10, 9 डिग्री आ गया। हमें cot 5 डिग्री की निकालनी थी, cot 5 डिग्री मतलब cot 5 × 9 मतलब cot 45। cot 45 कितना होता है मेरे भाई, cot 45 होता है 1, तो 1 हमारा आंसर हो जाए। क्लियर, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में हमें एक चार्ट दे रखा है, चार्ट में हमें टेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक दे रखा है ओवर द ईयर्स 2018, 20, 22 और 3 प्रिंटिंग हाउस हैं ABC। हमसे पूछा द रेशियो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस बाय प्रिंटिंग हाउस B इन द ईयर 2018। 2018 कौन सा, ब्लू वाला है, और B का बात कर रहा है तो मतलब 12 हो गया। ठीक है, उसका रेशियो बोला है ना, तो टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस बाय प्रिंट हाउस C इन 2020। 2020 कौन सा है, रेड वाला है, और C की बात करें तो 9। तो इसका रेशियो पूछा है, कट कर लो भाई, 4:3। ईजी था, कुछ नहीं था इसमें भी। तो मतलब बस आपको पढ़ना है, लैंग्वेज समझनी है। लैंग्वेज एक बार आप समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन हलवा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है
ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल FEC दे रखा है। एंगल BAD कहाँ है, BAD ये वाला 60 दे रखा है, ठीक है। लेंथ ऑफ BD इक्वल्स टू EC, जो BD है, BD मतलब ये वाली, ये CE के इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक। और दे रखा है एंगल FEC ये 90 है, और एंगल और ABD भी 90 है, ये वाला भी 90 है, और AB इक्वल्स टू FE है। तो हमें रेशियो निकालना है इन दोनों का। सिंपल सी बात है, देखो ये ट्रायंगल, देखो मैं आपको ट्रायंगल बताता हूँ, दो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं, मैं आपको दोनों ट्रायंगल बनाता हूँ तो आपको ईजी समझ में आएगा। एक ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, इसमें ये साइड होगी, ये एंगल हो गया, और ये साइड हो गई, क्लियर। और दूसरा एंगल देखो, दूसरा हम देखते हैं ग्रीन से। दूसरा है ये वाला, इसमें ये साइड जो है इसके इक्वल है, ठीक है, ये एंगल 90 है तो उस एंगल के इक्वल है, और ये वाली साइड जो है CE जो है ये BD के इक्वल है। तो मतलब क्या है, ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल कौन से कॉन्ग्रेंट हो गए, ABD कॉन्ग्रेंट हो गया FEC से बाय SAS प्रॉपर्टी। तो जब ये इक्वल हो गए तो एंगल BAD ये वाला इक्वल होगा EFC, ठीक है, BAD ना, BAD, हाँ। तो एंगल BAD मतलब कि ये जो एंगल है, ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा, तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी क्लियर सी बात है। तो ये 90, ये 60 है, तो ये 30 एंगल होगा, और ये भी 30 एंगल होगा, ये वाला भी, दोनों 30 एंगल होंगे, ये क्लियर। हमसे निकालना क्या है, BAD निकालना। BAD कितना है, BAD 60 है, और FCE कहाँ है, FCE ये 30 है। रेशियो पूछा है तो ये कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं था इसमें, क्लियर। ये आपको डायग्राम देख के समझ में आना चाहिए कि कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे जब इनकी सारी प्रॉपर्टी मैच कर रही है। बस कॉन्ग्रेंसी के बाद हमें पता चल गया कि एंगल A जो है एंगल F से इक्वल होगा, एंगल A जो है एंगल F से इक्वल होगा, एंगल B जो है एंगल E से इक्वल होगा, और एंगल D जो है एंगल C के इक्वल होगा। बस यही हमने लगा दिया यहाँ पे, और हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में हमें एक पाई चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट दे रखा है, और हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट दे रखे हैं, वो हैं, और टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 1600 हैं, ये टोटल है। हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 30%। 30% किसका, इसका 1600 का, तो 30 × 16 हो जाएगा। 30% ऑफ 16 मतलब वही है कि 2 0 कट जाएंगे, तो 30 × 16 हो जाएगा, कहने का मतलब ये, ठीक। इतने प्रोडक्शन में टोटल एम्प्लॉयज़ हो गए। टू दी नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ बोला है भाई, यहाँ देखने वाली बात है, ठीक है। देखो फीमेल क्या है, फीमेल ये वाला पोर्शन है, तो ये 5 है, 3 है, 7 है, 4:3। तो पहले केस में देखते हैं। पहले केस में 5 फीमेल है 8 में से। HR में क्या बोलते हैं, HR डिपार्टमेंट कितने हैं, 8 हैं, तो इस टोटल कितने हो जाएंगे, 8 × 16। सेम वही 8% निकालोगे तो 8 × 16 हो जाएगा, तो 8 × 16 कर दो, 8 से 8 कट गया, 5 × 16 कितना हो गया, 80 हो गया। फीमेल कितनी है इसमें, 80 है। इसमें 80 निकालेंगे 3/5, 3 फीमेल है, टोटल रेशियो कितना है, 5 है। IT में कितना है, 15%, तो 15 × 16 कट कर लो, 5 दिया 15, ठीक है। तो 3 × 3 = 9, 16 × 90 144। ऐसे इसका निकाल लो, 7/10 इंटू अकाउंट्स में कितने 25%, तो 25 × 16, 5 2 8, 5 × 8 40, 40 7 280। इसका निकालो, 4/11 इंटू मार्केटिंग में 22 है, तो 22 × 16 2 16 8 128, ठीक है। लास्ट वाला देख लो, 3/8 इंटू प्रोडक्शन में तो आपको देख ही चुके हैं कितने हैं, 30 × 16 दूना 30 छक्के 180। इसका रेशियो पूछा है ना, तो 30 × 16 कितना होता है, पहले तो ये निकाल लो, 30 × 16 होता है 480, ठीक है। 480 अपॉन इन सबको प्लस करना है, 80 + 144 + 280 +
128 प्लस 120 180 इंटू 100 करना है। तो ये हो जाएगा 80 144 280 812 अपॉन 480 इंटू 100 कट कर लो। 240 आ गया, ये आ गया 203, ठीक है। तो 203 मतलब 203 इसको कट कर लो, 120 आ जाएगा। ये 406 है ना, 406 आएगा, फिर 203 आएगा। तो 120 इंटू ये आ जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 120 इंटू 100 अपॉन 203। तो ये लगभग 60% के आसपास आएगा। 60% से कम आएगा। 60% से कम कौन सा है? हल्का सा यही है, 59.1 है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60% से ज़्यादा नहीं आएगा ना, क्योंकि 203 है यहाँ पे। अगर 200 होता तो 60% आ जाता, 200 होता तो 60%, लेकिन 203 है, तो मतलब 60% से हल्का कम। तो हल्का कम 50 तो होगा नहीं, 40 तो होगा नहीं, 64 तो होगा नहीं, 59 ही एक आंसर दे रखा है, तो वही हो जाएगा। ठीक है, आपको निकालने नहीं पड़ना कि आप डिवाइड करने बैठ जाओ, वरना और कैलकुलेशन बढ़ा लो। ठीक है, तो इस चीज़ का रखना है आपको ध्यान। चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी असाइन टू अ नंबर ए इन ऑर्डर फॉर 91876A2 टू बी डिविजिबल बाय 8। तो 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछा है, तो वो बोलता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो डिविजिबल होने चाहिए 8 से। अगर वो हैं तो वो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्रॉस कर जाएगा। तो लास्ट के 3 डिजिट कौन से हैं? 6A2। तो ए में ऐसा क्या डालें मिनिमम वैल्यू कि वो डिवाइड हो जाए? तो फटाफट कर लो, 3 डाल के देखो, 63, तो 8 सत्ते 56, बचा 7, 72 बचा, ये डिवाइड हो रहा है, तो मतलब यही आंसर हो जाएगा। 632 करोगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 72 करोगे तो 9 बचेगा, कट जाएगा। लेकिन स्मॉलेस्ट बोला ना, तो 0 लगा के देखते हैं। तो 60 56, 42 आता नहीं है, 1 लगा के देखते हैं, 56 52 भी नहीं आता, 62 लगा के देखते हैं, 56 62 भी नहीं आता। तो मतलब ये तो इन तीनों तो डिविजिबल ही नहीं हो रहे, तो 3 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको फटाफट चेक करना था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है 2 पाइप्स दे रखे हैं हमें ए बी, ठीक है, और वो एक जो फिल करता है वो करता है 1 and 1/3 आवर्स में, और बी जो है वो फिल करता है 2 आवर्स में। बोला है कि दोनों पाइप को छोड़ दिया खुला, तो कितनी देर में पाइप जो है भर देंगे? सिंपल सी बात है, सेम वही तरीका है, बेसिक है, लेकिन फॉर्मूला भी होता है इसका, मैं वो आपको नहीं बताऊंगा। तो इसको लिख सकते हो आप 4/3 और ये 2। एलसीएम लोगे तो एलसीएम वही आएगा, 4/3 इंटू 2, यहाँ 2 एफिशिएंसी आ गई, इसका 4/3 आ गया। ठीक है, जब इसको करोगे तो 8/3 आ जाएगा अपॉन 2 प्लस 4/3 कर लो, कुछ नहीं है, 8/3, ये आ जाएगा 10/3, 3 से 3 कट गया, 8 और 10 रेशियो बचा, 8/10 रेशियो मतलब क्या है? 4/5, 4/5 आवर दे रखा है, इसको मिनट में कर दो, तो 4/5 इंटू 60, 12 12 चौके 48, 48 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, क्या फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर दो। तो फॉर्मूला बोलता है जब 2 पाइप दे रखे हों और हमें दोनों पाइप में ये देखना होगा कितने घंटे में पाइप फिल कर देंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है ए की एफिशिएंसी, सॉरी ए के कितने घंटे हैं, बी के कितने घंटे हैं, अपॉन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए को ए की जगह ये डाल सकते थे और बी की जगह ये डाल सकते थे और सीधा आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जब 2 पाइप दे रखे हो, दोनों का घंटे दे रखो कि एक पाइप इतने घंटे में भरता है, दूसरा पाइप इतने घंटे में भरता है, और पूछा गया हो कि दोनों साथ में अगर ओपन होंगे तो कितने घंटे में भरेंगे, तो ये फॉर्मूला आप इसमें यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। लेकिन आप बेसिक भी लगा लोगे तो भी ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ तो 2-3 सेकंड का फर्क पड़ेगा, या 5 सेकंड मान लो, है ना। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। क्लियर, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है इफ़ a² प्लस b² प्लस c² इक्वल्स टू 2a प्लस c प्लस -1, देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करने में बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस c² इक्वल्स टू 2a प्लस 2c माइनस 2, इधर ले आओ, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2a प्लस 2c -2 को हम लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं,
है ना, इसको हम -1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो वही हमने किया। अब ए वाली टर्म को छांट लो, इसको अलग कर लो, तो ये आ जाएगा a² + 2a -1। क्यों किया है मैं आपको बताऊंगा। और सी वाली टर्म्स भी छांट लो, प्लस बी तो अलग हो गया, सी वाली टर्म भी छांट लो, c² + 2c -1। इधर क्या बचा, इधर बचा 0। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है a-1 के होल स्क्वायर का, a², ठीक है। हाँ, ये इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ये तो छोटी छोटी गलती कर देता हूँ मैं, फिर बोलता हूँ कि कैसे हो रहा है, ठीक है। और ये इधर जाके माइनस हो जाएंगे। यही छोटी गलती जो है वो टाइम से देख लो तो सही है, नहीं तो फिर गलती हो जाती है, ठीक है। दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि मैंने क्या गलती की। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस थे, यहाँ जाके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तब ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये बन गया a² + b² + -2ab, ठीक है। ये बन गया, ये b² रह गया, ये भी सेम फॉर्मूला बन गया c-1 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है जब सम ऑफ स्क्वायर दे रखा हो, मतलब सम ऑफ स्क्वायर जब 0 दे रखा हो तो उसका मतलब क्या है कि हर स्क्वायर भी 0 होना चाहिए। सम ऑफ स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर है, ठीक है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो सम ऑफ स्क्वायर जब 0 है तो मतलब इंडिविजुअली भी ये लोग 0 होंगे, मतलब a-1 का स्क्वायर भी क्या है वो 0 होगा, और b² भी 0 होगा, और c-1 का स्क्वायर भी 0 होगा। तो इससे निकाल लो, a कितना आ गया, a1 आ गया, b 0 आ गया, और c कितना आ गया, c भी 1 आ गया। डाल दो यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, कितना आ गया, आंसर आ गया 2। तो 2 हमारा आंसर हो गया। हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, हमने सिंप्लीफाई किया और चीज़ों को जितना आसानी से सॉल्व करने की ज़रूरत है उतना किया, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वैल्यू पुट मेथड जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का रखना है आपको ध्यान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट करंट ऑफ द स्ट्रीम, अगेंस्ट करंट ऑफ द स्ट्रीम मतलब किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, अपस्ट्रीम की बात कर रहा है कि एक बोटमैन जो है अपस्ट्रीम जाता है 2 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। तो अपस्ट्रीम की जो है स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी 2 किलोमीटर पर आवर, एंड गोस 1 किलोमीटर अलॉन्ग विद द करंट। अलॉन्ग विद द करंट का मतलब कि करंट के साथ साथ, मतलब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। 10 मिनट में जाता है 1 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम लिख देता हूँ मैं, 1 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 60 मिनट में जाएगा 6 किलोमीटर। तो स्पीड कितनी होगी, 6 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं था, इजी। अब आपसे पूछा गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 6 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। स्टेशनरी वाटर मतलब कि बोट स्पीड से, ठीक है। बोट स्पीड निकालने को बोल रहा है। एक बोट स्पीड होता है, एक स्ट्रीम की स्पीड होती है, करंट की स्ट्रीम की स्पीड होती है। तो बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, 8/2 4 किलोमीटर पर आवर। उसने पूछा हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकाल लो, कितने 6 किलोमीटर जाने में, किस स्पीड से, 4 की स्पीड से, ठीक है। निकाल लो, कितना आएगा 3/2 आवर, यहाँ पर मिनट में दे रखा है तो मिनट में निकाल लो, 3/2 इंटू 60 30 90 मिनट। 90 मिनट कितना होता है, 1 आवर 30 मिनट होता है, क्लियर। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को, अगर हमें स्ट्रीम की स्पीड पूछता तो उसको भी निकालने का तरीका क्या था, d-u/2, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2, अगर स्ट्रीम की स्पीड पूछता तो। लेकिन यहाँ पे स्टेशनरी वाटर बोला गया तो मतलब बोट स्पीड बोली गई है, ये आप समझ लो। ये कुछ फॉर्मूले आप याद कर लो, ठीक है। अपस्ट्रीम में, हाँ चलो ये फॉर्मूले याद कर लो, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। चलते हैं आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z गिवन दैट सिचुएशन, गिवन दैट कि ये जो वैल्यूज हमें दे रखी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मतलब कि ये इसमें फिट हो जा रही है। तो बस एक इक्वेशन पकड़ लो, तीनों को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, उसी में फिट करके देख लो, ठीक है। पहला केस देख लो, पहले केस में x जो है -5 दे रखा है तो 5 इंटू -5 -25 हो गया। y 3 दे रखा है तो -3 इंटू 3 -9 हो गया। और ये -8 दे रखा है तो -8 इंटू 7
कितना होता है 56 होता है। क्या इनका सम 22 होगा? कभी नहीं आएगा भाई। सेकंड वाला देख लो, तो पहला वाला गलत हो गया। सेकंड वाला देखो, x5 दे रखा है तो 5 × 5 25 हो गया 25। y -8 दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 3 का 24 हो गया। तीसरा वाला भी प्लस में दे रखा है, 3 7 21 हो गया। क्या इनका सम 22 आएगा? नहीं आएगा, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। तीसरा देख लो, -5 × 5 -25, ठीक है, और माइनस ये 3 है और 3 3 का 9, और फिर प्लस दे रखा है 8 7 56। 56 माइनस 34 22 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आप फोर्थ वाला भी इससे से चेक कर सकते हो, लेकिन वो भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये आंसर ऑलरेडी मिल चुका है हमें, तो उसी को हम सही मान लेंगे। ठीक है, आप मैंने ये इक्वेशन ली, आप ये इक्वेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये इक्वेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो, उसके अंदर ये वैल्यू पुट करके आप सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा। चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन में हमें ग्राफ दे रखा है, हमसे पूछा क्या है? पूछा देखो, पूछा है द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इज डैश टाइम ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ R&D। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर कितना है? 5 है, और ओवरऑल कितना है? 20 32 ये 47 57 77 और ये 100 70 20 32 47 57 62 82 100। हाँ 100 आ गया, 100। और क्या बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी है? 5 है, तो कितना गुना हो गया इसका? 20 गुना हो गया भाई। बस इजी, हमें यही तो निकालना था। हमें निकालना था कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कंपनी का, वो कितना गुना है एक्सपेंडिचर R&D से। R&D 20 है, टोटल एक्सपेंडिचर 100 है, तो ये कितना गुना हो गया? ये 20 गुना हो गया भैया। बस इतना ही निकालना था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है द कर्व सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर इज 32 पाई मीटर। 32 पाई मीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो आपको पता है कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? वो होता है πr_l। एल जहाँ पे स्लैंट हाइट होती है, यहाँ पे हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट नहीं दे रखी, और सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस दे रखा है 32। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या है? सर्कल ही होगा, तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है? उसका सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। 2πr की वैल्यू दे रखी है 32 पाई दे रखी है। अब पाई से पाई कट गया और ये कट गया, तो आर कितना आ गया? आर आ गया 16। आर 16 है, हाइट 8 है, तो स्लैंट हाइट निकाल लो। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L² = h² + r²। L = अंडर रूट में h², h के ना r, 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 16 का स्क्वायर 256। कितना हो गया ये हो गया 320। 320 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता। तो इसका हो जाएगा 16 × 5 मतलब 8√5 लेंथ हो जाएगी। तो अब पाई में पुट कर दो। पाई कितना होता है? देखो हाँ, पाई यहाँ पे देखा, तो पाई की हमें वैल्यू निकालनी नहीं है। आर कितना है? आर है 16 और ये है 8 × 5, 8√5। 16 अट्ठे कितना होता है? 16 अट्ठे होता है 128। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? हमने इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाया है, बेसिकली हमने सिंपल मेथड से किया है, वही चीज़ आपको भी करनी है। ठीक है, चलते हैं आज के 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 150। अब आप बोलोगे कि सर sin 150 की वैल्यू कैसे निकालें? 150 तो दिया ही होता, तो सिंपल सी बात है, इसको लिख लो आप 90 + 45। ठीक है, 90 + 60, 45 लिख लो मैं। कितना है? 60। 90 + 60 150 हो जाता है। अब sin 90 + थीटा कितना होता है? 90/θ होता है cos थीटा। तो cos 60 कितना हो जाएगा? cos 60 हो जाएगा 1/2, मतलब कि 0.5। वही हमें निकालना था। मैंने आपको बताया है ना फॉर्मूला ये वाला, कि sin 90 + थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। वहीं cos 90 + थीटा क्या होता है? वो sin थीटा होता है।
ये चीज़ मैंने आपको बताई है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बस इसी फॉर्मूले का हमने यूज़ कर लिया और क्वेश्चन को हमने उड़ा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है मीन प्रोपोर्शन बताओ 2 और 32 का। मीन प्रोपोर्शन का मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत बार कराया है, ये वाला फॉर्मूला भी मैंने बहुत बार कराया है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है √AB। डाल दो, ए कितना है 2, ये कितना 32, ये कितना हो जाएगा 64। 64 किसका होता है? 8 का। बस हलवा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है द प्रॉफिट गेन्ड ऑन सेलिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट इज 320 ऑफ द कॉस्ट। कितना है? 320% है कॉस्ट का। तो CP को मान लो 100, तो 320 गुना प्रॉफिट हुआ है, तो SP कितना हो जाएगा? SP हो जाएगा 420। तभी तो 320 का प्रॉफिट होगा। क्लियर? बोला है कि कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर दिया 10% से, कॉस्ट बढ़ा दी 10%, तो 100 का 10% कितना होता है? 10, तो बढ़ गया कितना हो गया? 110 हो गया। एंड सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस उतने का उतना ही है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट? कितना प्रॉफिट परसेंटेज है? ठीक है, किस पे? सेलिंग प्राइस पे। ध्यान रखना, प्रॉफिट हमेशा CP पे निकालते हैं, लेकिन इसने कहा किस पे पूछा है? इसने सेलिंग प्राइस से पूछा है। तो देख लो कितना प्रॉफिट है, 310 का प्रॉफिट है। 310 का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस पे पूछा है, सेलिंग प्राइस 420 है। कर लो, एक एक कट गया, ये हो गया 42। 42 को काटो 21 आएगा, 310 को काटो 155 आएगा, तो ये हो गया 21, 155, 10। तो 21 सत्ते होता है 147, ठीक है, 80, तो 21 तिया 63, तो 73 वाला ऑप्शन एक ही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। समझ में आया कैसे किया मैंने? ये कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ जो जो उन्होंने बोला हमने उसको फॉलो किया। उन्होंने बोला कि प्रॉफिट गेन्ड ऑन सेलिंग आ सर्टेन प्रोडक्ट है 320% ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट का 320%, हमने कॉस्ट को मान लिया 100। 320% फायदा है, तो सेलिंग प्राइस कितने में गया होगा? 420 में गया होगा। फिर उसने बोला कि इफ़ द कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 10%, कॉस्ट को हमने 10% इंक्रीज कर दिया, तो 100 का 10% कितना होता है? 10, तो 10 बढ़ गया, तो 110 हो गया ये। और उसने बोला कि सेलिंग प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहा, सेलिंग प्राइस 420 था तो 420 ही रहा। उसने पूछा है कि प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ सेलिंग प्राइस पे, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 310 का प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस कितना है? 420 है, वही हमने निकाल लिया, हमें आंसर मिल गया। ठीक है, अगर नॉर्मल सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा CP पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन इसने उसमें दे रखा है कि हमें सेलिंग प्राइस पे निकालना है। बस यहीं पे रिस्क था, यहीं पे दिमाग लगाना था। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है ताकि आप आंसर इजीली कर सको, इससे करना है। कई बार क्या होता है कि सिर्फ हम यही देखते हैं कि ये 320 है, ये 110 है, क्या क्या दे रखा है, क्या निकालना है, बस ये देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन आप पूरा देखो और जो पूछा है उसको उसको 2 बार पढ़ लो भाई, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि एक्चुअल में पूछा क्या है ना। क्वेश्चन में पूछा क्या है उसको पढ़ना ही पढ़ना है, तो बस फिर आप बेहतर हो जाओगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है एन सर्कुलर आर्क, a circular arc whose radius is 12 centimeter makes an angle of 30 degree at the center. Find the perimeter of sector form. तो पेरीमीटर क्या होगा? जैसे ये सर्कल है, ये सेक्टर बना, तो पेरीमीटर क्या होता है? इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर होगा ये रेडियस प्लस ये वाली आर्क, है ना। जब इसको हम जोड़ देंगे तभी तो पेरीमीटर आएगा। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 2r, r प्लस आर अपॉन लेंथ, आर्क की लेंथ। आर्क की लेंथ कितनी होती है? वो होती है 2πr थीटा अपॉन 360। सब कुछ हमें दे रखा है, पुट कर दो। 2r मतलब r कितना है? 12 प्लस 2πr कितना है? 12 इंटू थीटा कितना है? 30 डिग्री अपॉन 360। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 3.1। कट कर लो, ये 360 है, कटेगा 12 हो जाएगा, 12 से ये कटेगा, खत्म। और 24, 24 प्लस 2 इंटू 3.14 होता है 6.28, जोड़ लो 30.28 आएगा, 30.28 ये। तो ये भी कैलकुलेशन हार्ड नहीं थी, तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मर्चेंट मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ शुगर 5 kg एंड 30 kg विच कॉस्ट हिम 4 and 6 रुपये पर kg। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस बताना है मिक्स kg का। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, 5 kg शुगर ली उसने और उसका प्राइस कितना है? 4, तो 4 रुपये पर kg है, तो 5 रुपये का कितना होगा? 5 × 4 हो जाएगा।
3 kg उसने क्या मिक्स करी, 3 kg दूसरी शुगर मिक्स करी, किस रेट से, 6 रेट से। तो टोटल कितनी मिक्स हुई, 6 मिक्स हुई। अपॉन टोटल कितना है, 5 दिया, 5 + 3 8 kg मिक्स हुई है। बस निकाल लो, 20 + 18 अपॉन 8 38 अपॉन 8 कितना हो जाएगा, 8 चौकों 32 और डेसिमल फिर 4.75 आपका आंसर हो जाएगा। ये कॉस्ट हो जाएगी न्यू मिक्सचर की पर केजी के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको निकालनी आनी चाहिए। कुछ हमने लॉजिक नहीं लगाया, कुछ हमने दिमाग नहीं लगाया। हमको पता है 5 kg उसने शुगर मिक्स करी है, शुगर की कीमत थी 4 kg पर 4 रुपये पर केजी। तो 5 की कीमत कितनी हो जाएगी, 20 रुपये हो जाएगी। 3 kg उसने और दूसरी शुगर मिक्स करी 6 रुपये के रेट से। तो टोटल कितना मिक्स किया उसने, 6 का 18 रुपये, 18 रुपये पर 18 रुपये क्या बोलते हैं 18 रुपये केजी मिक्स किया। और टोटल कितना वेट था, 5 + 3 8 kg मिक्स किया था। बस उसको डिवाइड कर दिया हमने, हमें आंसर मिल गया। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है द प्रोपोर्शन ऑफ सुरेश स्पेंडिंग टू सेविंग एक्सपेंस टू सेविंग इज 3:1। बस लिख लो, इनकम, एक्सपेंस और सेविंग। देखो एक्सपेंस 3 है, सेविंग 1 है, तो इनकम कितनी रही होगी, इनकम 4 रही होगी। क्लियर। बोला है हिज सैलरी राइज बाय 25%, 25% बढ़ गई। तो 4 का 25% क्या होता है, एक होता है, एक बढ़ गई मतलब 5 होगी। ठीक है। वॉट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज इफ इज सेविंग ग्रोज बाय 10%। तो इसका सेविंग का 10% बढ़ा, तो 1 का 10% 0.1 होगा, तो कितनी हो जाएगी, 1.1 हो जाएगी। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो उसने पूछा कि एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हुआ होगा। तो देखो 5 सेविंग है, 5 इनकम है, ये 1.1 सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, एक्सपेंडिचर रहा होगा 3.9। अब 3 से 3.9 हो गया, कितना बढ़ा, 0.9 बढ़ा, किसके ऊपर, 3 के ऊपर। तो कितना परसेंटेज रहा होगा मेरे भाई, हटाओ, एक कटो, 9 30% का इंक्रीमेंट हुआ एक्सपेंडिचर पे। क्लियर, कुछ नहीं था, इजी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23rd क्वेश्चन में हमें एक टेबल दे रखा है और हमें ऑटोमोबाइल्स की कंपनी दे रखी है जिसने 3 तरह की कार बनाती है, ए बी एंड सी। हमसे पूछा है वो हमें ध्यान देना है, हमसे पूछा क्या है वो चीज़ ध्यान देनी है। द एवरेज ऑफ ए टाइप कार्स, ए टाइप वाली है, प्रोड्यूस बाय द कंपनी ड्यूरिंग 2012 से 2014 तक, 2012 से 2014 तक मतलब 3 साल का बोला है। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन मतलब डिफरेंस पूछा है, देन द कंबाइंड एवरेज ऑफ बी एंड सी टाइप कार प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इन 2013 से 2015। 2013 से 15 मतलब कि ये 3 साल का बोल रहा है वो। ठीक है, ऊपर केस में, ए केस में उसने ऊपर के 3 साल बोला और बी और सी के केस में नीचे के 3 साल बोला। तो बस निकालो, इसका सम कर लो पहले। 0 5 0 0 5 6, इनका सम कर लो। 0 1 2 9, इसका कर लो। 0 1 5 8, इनका कंबाइंड एवरेज पूछा तो पहले इनका एवरेज निकाल लो। 9210 प्लस 8510 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 का 8 8 6 0, ये इसका एवरेज हो गया। उसने बोला कि उसने क्या पूछा, कितना लेस है, मतलब डिफरेंस क्या है इसका और ए कंपनी का। ए कंपनी का कितना प्रोडक्शन है, ए कंपनी का प्रोडक्शन है 6500, कितना लेस है, मतलब कि ये लेस है 6032 2360। तो 2360 का रेशियो हमें निकालना है किसके ऊपर से, उस कंबाइंड डिफरेंस के, मतलब कि 8860 से। बस भैया कर लो, एक से एक कट गया और इसको अगर काटेंगे तो ये आएगा 443, इसको काटेंगे तो आएगा 118। तो हमसे पूछा है कि 11800 को अगर हम डिवाइड करते हैं 443 से कितना आएगा, तो
118 फोर तरीका तो नहीं आएगा, 44 टू जा आएगा, टू जा कितना होता है, टू जा होता है 886, माइनस करो तो आएगा 492, यहाँ जीरो ले लो तो 443 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2920 आया, एक बार 5 से करते हैं, 5 से करेंगे तो आएगा 2215, और तो कम हो गया, 6 से करके देखते हैं, इंटू 6 ये आएगा 8562, तो 6 से हो रहा है ना, 7 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 26 कौन सा वाला ऑप्शन है, यही एक ही ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था। क्वेश्चन में पूछा गया था लेस पूछा था, मतलब डिफरेंस पूछा था, देन दी कंबाइंड एवरेज, तो इसका कंबाइंड एवरेज निकालना था। ठीक है, ठीक है, कंबाइंड एवरेज क्या होता है, एवरेज के ऊपर एवरेज। देखो इसमें भी एवरेज पूछा है ना, तो मैंने सिर्फ सम का निकाला, क्यों, क्योंकि इसका भी एवरेज भी करेंगे, इसका भी एवरेज करेंगे, तो बात एक ही है, तो हम सम का भी निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर आप ए का एवरेज निकालो, ठीक है, और बी और सी का एवरेज निकालो, ठीक है, बात तो एक ही है, चाहे ए का सम निकाल लो चाहे एवरेज निकाल लो, बात तो एक ही है। पर इसने बोला कंबाइंड एवरेज, कंबाइंड एवरेज का मतलब क्या है कि जो एवरेज दे रखा है उसके ऊपर भी एवरेज, कंबाइंड एवरेज का ये मतलब होता है, इसलिए हमने एक बार एवरेज निकाला। ठीक है, इस चीज़ को रखना है आपको ध्यान। ठीक है, क्योंकि कंबाइंड एवरेज जो है वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, क्योंकि बच्चे एक ही बार एवरेज निकाल के छोड़ देते हैं, आगे कंक्लूड नहीं करते, फिर वहाँ पे आंसर गलत आता है, दिक्कत यही है। ठीक है, तो कंबाइंड एवरेज क्या होता है, एवरेज के ऊपर एवरेज, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं समझाने के लिए, एवरेज के ऊपर एवरेज। अब आसानी से आप कर पाएंगे। चलते हैं आजकल 24 सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, अगर इफ 7 cos a अपॉन 6 दे रखा है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, cos a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, cos a की वैल्यू आ जाएगी 6/7। ठीक है, अब देखो cos a क्या होता है, 1/sin होता है, cot क्या होता है, cos/sin होता है कि नहीं। बस पहले इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 1 + cos अपॉन 1 - sin। cos की वैल्यू हमें पता है 1 + 6/7, 1 - 6/7, तो 7 में से 6 गया नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 7 6 15, 15 आ जाएगा, तो 15 आंसर, 15 क्यों, 7 6 13 होता है यार, तो 13 आंसर हो जाएगा पॉजिटिव का। बस यही हमें निकालना था। क्लियर, हमने कुछ नहीं पुट किया, सिर्फ नॉर्मल मैंने इसको साइन कॉस में लिख दिया, क्योंकि मेरे को साइन कॉस में मतलब सॉल्व करने में मैं ईजी रहता है कंपेयर टू मैं कॉस और उसमें फॉर्मूला लगा के करूँ। ठीक है, चलते हैं आगे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आज का है, इफ द सेक्टोरियल एंगल इज रेडियस, सेक्टोरियल एंगल विथ रेडियस 9.6 यूनिट इज 75, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है मेरे भाई। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला मैंने आपको करवा रखा है, वो होता है 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। 2πr की वैल्यू है 9.6, थीटा है हमारा 75, 75 से काटोगे इसको, पहले इस यहाँ से हटा के यहाँ 0 लगा लो, 10 से काटा है ना, 5 से काटा तो ये 15 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, 96 से इसको काटा तो ये 24 हो गया, 24 हुआ नहीं हुआ रे दूजा, ये 48 हो गया, ये हो गया, 2 से काट लेते हैं इजी रहने के लिए, तो ये हो जाएगा 180, 2 से काटेंगे तो ये 90 हो जाएगा, है ना। और 15 कितना होता है, 90 छक्के 90, ये कितना होता है 6 8, 2 से काटा 4, 4π आया कट कुटा के, 4π कहाँ है, 4π यहाँ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का ये सेशन जो होता है ख़त्म होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा, आशा है आपका हेल्प हुआ होगा, थोड़ा बहुत आपने सीखा होगा, थोड़े बहुत नए तरीके जाने होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और कुछ तरीके आपको पता होंगे जो मुझसे बेहतरीन होंगे, तो कृपया करके उनको कमेंट सेक्शन में लिख दें क्वेश्चन नंबर के साथ, ताकि मैं वो तरीक़ों से
देख के उन तरीकों को आगे इस्तेमाल करूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन और फास्ट हो जाए, आप एकदम सुपर मैथ एकदम जीनियस हो जाए एकदम। ठीक है, सो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड लेते हैं अब विदाई, राधे राधे सभी को।